क्या आप अपनी खुद की आर्मी मैनेज करना चाहेंगे? एक्साइटिंग बैटल्स में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? दूसरी रेसेस को सब्जुगेट करके अपना एक मजबूत किला डेवलप करना चाहेंगे? हमारी कहानी के हीरो को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है क्योंकि उसके पास था ऑलमाइटी लॉर्ड का सिस्टम। इसकी हेल्प से वह अपने वॉरियर्स को डेवलप कर सकता था और नई टेक्नोलॉजीज को डिस्कवर कर सकता था। फैसिनेटिंग डेवलपमेंट, फोर्ट्रेसेस को कैप्चर करना, टेरिटरीज के लिए लड़ाई, अनोखी रेसेस और ब्रेथ टेकिंग एपिक बैटल्स, ये सब इस स्टोरी में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं जब हमारा हीरो रिचर्ड सोलिन शहर में अराइव करता है। इस दुनिया में ट्रांसपोर्ट होने के बाद वह खुद को एक बस्टर्ड की बॉडी में पाता है जो कि मशहूर ओरलैंडो फैमिली से बिलोंग करता है। रिचर्ड के सिटी में आने के कई रीजंस हैं। वह यहाँ एक न्यू चैप्टर शुरू करना चाहता है और उसके पास सुप्रीम ओवरलॉर्ड सिस्टम भी है। सिटी लॉर्ड्स चेंबर्स में पहुंचने के बाद उसे बैड न्यूज मिलती है कि उसके फादर कैल्विन ओरलैंडो की डेथ हो चुकी है। उसका हाफ ब्रदर विंगर ओरलैंडो उसे एक थ्रेट की तरह देखता है, लेकिन रिचर्ड इंडिफरेंट रहता है। सिटी लॉर्ड गुस्से में डिमांड करता है कि रिचर्ड ओरलैंडो नेम छोड़ दे और विंगर की हेल्प करे जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उन्हें रिमूव करने में। अगर रिचर्ड अग्री कर लेता है तो विंगर उसे 500 सोने के सिक्के देगा ताकि वह अपनी न्यू टेरिटरी को सपोर्ट कर सके। जब एक बॉक्स लाया जाता है, रिचर्ड उसे ओपन करता है और देखता है कि उसमें गोल्ड कॉइन्स भरे हैं। एक सेटिस्फाइड स्माइल उसके फेस पर आ जाती है। यह उसके नए जीवन के लिए परफेक्ट स्टार्टिंग कैपिटल है। लॉर्ड को रिलीफ मिलता है कि डील हो गई, लेकिन रिचर्ड सिर्फ मनी से सेटिस्फाइड नहीं है। वह काल्मली कहता है, ओरलैंडो नाम सिर्फ एक पहचान नहीं, यह सम्मान और गौरव का प्रतीक है। मेरे पिता की सबसे अनमोल विरासत, इसे छोड़ने के लिए मुझे और ज्यादा मुआवजा चाहिए। लॉर्ड कुछ सेकंड्स के लिए शॉक्ड रह जाता है, फिर जल्दी से 1000 सोने के सिक्के ऑफर करता है, इस कंडीशन पर कि रिचर्ड सिटी से ही हर सामान खरीदेगा। रिचर्ड ये एक्सेप्ट कर लेता है और पूछता है कि क्या कोलिसियम में कुछ बारबेरियन हाईलैंडर स्लेव्स हैं। लॉर्ड समझ जाता है कि रिचर्ड उन्हें अपनी आर्मी में शामिल करना चाहता है और वार्निंग देता है कि ये बारबेरियंस बहुत खतरनाक हैं और उन्हें काबू में लाना मुश्किल हो, लेकिन रिचर्ड पहले से तैयार था और अनडिटर्ड रहता है। लॉर्ड फिर अपने मैन को ऑर्डर्स देता है कि उसे अरीना तक एस्कॉर्ट किया जाए। जैसे ही वह चैरियट में सफर करता है, वह अपनी 10 साल की इस दुनिया में बिताई गई जिंदगी को याद करता है और कभी कभी अपनी पहली जिंदगी की खुशियों को मिस करता है। जब एक सर्वेंट पूछता है कि वह कौन सा ट्यून गुनगुना रहा है, तो वह बस हल्के से कहता है, बस मेरे होम टाउन का एक पुराना गाना। अब कहानी हमें रिचर्ड के पास्ट में ले जाती। कभी वह होमलेस था, एक थीफ की तरह मारा गया और ट्रैश की तरह फेंक दिया गया, लेकिन री इनकारनेशन के बाद उसने इस बॉडी को अपना बना लिया और उसे माइटी लॉर्ड सिस्टम में हर दिन वह और ताकतवर होता गया। शुरू में उसका लक्ष्य एक नाइट बनना था, लेकिन उसके फादर ने अचानक डिसीजन लिया कि वह उसे अपना हेयर बनाएंगे, जिससे उसके प्लान्स डिसरप्ट हो गए। फॉर्चुनेटली उसने सर्टिफिकेट ऑफ पायनियरिंग लॉर्डशिप सही समय पर ले ली और अपनी फैमिली के गुस्से से बचने के लिए सोलन सिटी भाग आया। कोलिसियम में पहुंचकर वह ओनर को बताता है कि वह सभी बारबेरियंस को परचेज करना चाहता है ताकि वह अपनी ट्रूप्स बना सके और अपने टेरिटरीज एक्सपैंड कर सके। ओनर एक बिग सेल की अपॉर्चुनिटी देखकर एक्साइटेड हो जाती है और उसे इनसाइड लेकर जाती है। चलते हुए ओनर वॉन्स हिम कि द बारबेरियंस बहुत वाइल्ड और खतरनाक हैं और अक्सर फाइटर्स को इंजर कर देते हैं, जिससे उसकी मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाती है। वह कॉशन बरतने की एडवाइस देती है, लेकिन रिचर्ड का इंटरेस्ट और बढ़ जाता है जब वह देखता है कि ये मॉन्स्ट्रस क्रीचर्स कॉरिडोर में लाइंड अप है। उसका एक्साइटमेंट तब और बढ़ जाता है जब ओनर मेंशन करती है कि ये बारबेरियंस मगरमच्छों को मारकर खा सकते हैं। उनकी सेल्फ सफिशिएंसी और फाइटिंग स्किल्स देखकर रिचर्ड का डिटर्मिनेशन और बढ़ जाता है। ओनर सोचती है कि शायद वह क्रेजी है, लेकिन उसे नहीं पता कि रिचर्ड के पास द मोस्ट पावरफुल लॉर्ड सिस्टम है ऑन द कॉन्टिनेंट। बीस्ट अरीना के हाई प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर वह जोर से अनाउंस करता है कि उसने सभी बारबेरियंस को खरीदा है। वह जानता है कि वे इतनी इजीली सबमिट नहीं करेंगे, इसलिए वह एक रेसलिंग मैच प्रपोजल देता है। जो जीतेगा उसे आजादी मिलेगी और जो हारेगा वह मेरा सबऑर्डिनेट बनेगा। एक विशाल बारबेरियन जिसका नाम रसेल है चैलेंज के लिए सामने आता है, हिज मसल्स बल्जिंग विद पावर, रेडी फॉर द मैच। मीनवाइल प्लेटफॉर्म ओनर डर से पसीने में भीग चुकी, क्योंकि उसे डर है कि अगर रिचर्ड को कुछ हो गया तो उसका कॉलिसियम हमेशा के लिए बंद हो सकता है। फाइट शुरू होती है। रसल पूरे जोश से रिचर्ड पर चार्ज करता है और उसे पूरी ताकत से जमीन पर पटक देता है। भीड़ जोर जोर से चीयर करती है, जबकि प्लेटफॉर्म ओनर निराश होती है कि शायद रिचर्ड अब हार चुका है। लेकिन तभी रिचर्ड रसल के पैर को पकड़ता है और धीरे धीरे खड़ा होता है, चेहरे पर एक स्मग ग्रिन। उसने जानबूझकर रसल को पहला मूव करने दिया था ताकि कोई उसे बुलिंग का आरोप न लगा सके, लेकिन अब रिचर्ड काउंटर अटैक करता है, एक तगड़ा पंच रसल के पेट पर, जिससे वह पूरी ताकत से ग्राउंड पर गिर जाता है। रसल स्टन्ड है, वह समझ ही नहीं पा रहा कि एक एरिस्टोक्रेट उसके अटैक्स झेल कैसे सकता है। मीनवाइल रिचर्ड का शरीर एक सुनहरी आग से चमकने लगता है, द लॉर्ड सिस्टम से मिली एक शक्तिशाली स्किल। रसल अब और भी इनरेज्ड हो जाता है। वह दोबारा चार्ज करता है, लेकिन इस बार रिचर्ड आसानी से उसे कंधे के ऊपर उठाकर जमीन पर पटक देता है। अब रसल खुद को रिचर्ड के पैर के नीचे दबा हुआ पाता है। क्या मैं वाकई इस पतले दुबले आदमी से हार गया? लेकिन रसल हार मानने को तैयार नहीं। वह फिर खड़ा होता है, डिटर्मिन्ड टू री चैलेंज रिचर्ड। रिचर्ड काल्म और कॉन्फिडेंट है। वह मुस्कुरा
मुस्कुराकर चैलेंज एक्सेप्ट करता है। बाकी बारबेरियंस यह लड़ाई अब नहीं देख सकते, लेकिन रिचर्ड उन्हें रोक नहीं सकता। रिचर्ड रसल को पकड़कर बार बार ग्राउंड पर पटकता है और पूछता है, अब भी हार नहीं मानोगे? रसल ब्रूज्ड और स्वोलन है, लेकिन अब भी हार नहीं मानता। बचे हुए बारबेरियंस उसे सरेंडर करने की सलाह देते हैं, क्योंकि वह 10 बार हार चुका है। रसल खुद भी शॉक्ड है कि वह इतना कमजोर कैसे निकला। तभी एक फीमेल बारबेरियन आगे आती है। अगर तुम्हें इन बारबेरियंस पर राज करना है तो पहले मुझे हराना होगा। गुंथर द बारबेरियन लीडर। रिचर्ड का एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, तो अब असली खेल शुरू होने वाला है। गुंथर लाइटनिंग स्पीड से हमला करती है और रिचर्ड को ऑफ गार्ड पकड़ लेती है। तभी लॉर्ड सिस्टम की एक चेतावनी आती है, हीरो डिटेक्टेड। रिचर्ड डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है और गंथर का स्टील पंच सीधा उसकी चेस्ट पर लगता है। वह पीछे लड़खड़ा जाता है, लेकिन ग्राउंड पकड़कर खुद को स्थिर रखता है। रिचर्ड ने इससे पहले कभी इतने ताकतवर वॉरियर से मुकाबला नहीं किया था, लेकिन गंथर उसे रिकवरी टाइम नहीं देती। वह लगातार हमले करती जाती है और भीड़ जोर जोर से चीर करने लगती है। अब गुंथर एक भारी भरकम चट्टान उठाकर रिचर्ड पर फेंक देती है। क्रैश! रिचर्ड उस चट्टान के नीचे दब जाता है। कोलिसियम की मालकिन सोचती है, क्या एक लॉर्ड मेरे एरिना में मर गया? गुंथर विक्टोरियस महसूस करती है, लेकिन तभी चट्टान के नीचे से एक आवाज आती है, तुमने सच में सोचा कि इतना काफी होगा? रिचर्ड चट्टान को धक्का देकर अलग कर देता है। गुंथर गुस्से में एक लोहे की जंजीर उठाती है और रिचर्ड के गले में लपेटकर उसे जमीन पर पटक देती है, लेकिन रिचर्ड स्ट्रगल नहीं करता। वह सिर्फ मुस्कुराता है। एक हल्के झटके से वह जंजीर तोड़ देता है। पूरे बारबेरियन स्टन्ड हैं। गुंथर की आंखें फटी रह जाती हैं। यह जंजीर टॉप क्राफ्ट्समैन ने बनाई थी, जो दैत्य जैसे जानवरों को पकड़ने के लिए थी। मैं खुद इससे कभी आजाद नहीं हो सकी, लेकिन यह आदमी इसे इतनी आसानी से तोड़ रहा है। रिचर्ड मुस्कुराता है, तुमने अपनी ताकत दिखाई, अब मेरी बारी है। वह अपनी राइट फिस्ट उठाता है और हवा में जोर से घूंसा मारता है। गुंथर ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड का अगला हमला इतना ताकतवर होता है कि जमीन टूटने लगती है। बारबेरियंस यह देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। फिर रिचर्ड अचानक गुंथर का गला पकड़ लेता है। गुंथर स्ट्रगल करती है, लेकिन वह खुद को छुड़ा नहीं पाती। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है, मानो अंत स्वीकार कर रही हो, लेकिन रिचर्ड उसे मारने के बजाय उसकी जंजीरें तोड़ देता है। गुंथर हैरान रह जाती है। क्यों? रिचर्ड मुस्कुराता है, क्योंकि मैं तुम्हें मारने नहीं, अपने साथ जोड़ने आया हूँ। गुंथर गहरी सांस लेती है और धीरे धीरे रिचर्ड का हाथ थाम लेती है। अब से तुम हमारे लॉर्ड हो। बारबेरियंस कुछ देर के लिए शांत रहते और फिर जोर से चिल्लाते हैं, हम तुम्हारा अनुसरण करेंगे। रिचर्ड ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, एक संकेत कि बारबेरियंस उसके साथ जुड़ सकते हैं। गुंथर ने उसका हाथ थाम लिया और उठ खड़ी हुई, ये घोषणा करते हुए, अब से रिचर्ड हमारे नए नेता हैं। रिचर्ड ने अपनी आवाज बुलंद की, अब मैं लॉर्ड बनूंगा और मुझे तुम्हारी ताकत चाहिए ताकि हम एक साथ आगे बढ़ सकें। पहले तो बारबेरियंस असमंजस में थे, लेकिन फिर उन्होंने शोर मचाकर अपनी सहमति जता दी। अब रिचर्ड उनके बॉस। चीयर्स के बीच रिचर्ड को एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिला। जैसे ही उसने अपनी टीम में जुड़ने के लिए आए रिक्वेस्ट की बाट देखी, रिचर्ड को एहसास हुआ कि उसने सुप्रीम लॉर्ड बनने की अपनी यात्रा का पहला कदम उठा लिया है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होगी। यह दुनिया केवल अराजकता और रक्तपात से भरी हुई है। अनगिनत लोग लॉर्ड्स बनने के लिए उठे, लेकिन उनमें से ज्यादातर हताशा और विनाश में डूबकर खत्म हो गए। रिचर्ड जानता था कि उसका सफर रोमांचक होगा, लेकिन वह आधे नंगे बारबेरियंस के झुंड के साथ शहर में घूमना समझदारी नहीं समझता था। इसलिए उसने अपने लोगों को शहर की सबसे बड़ी इक्विपमेंट स्टोर की ओर चलने का आदेश दिया। द इक्विपमेंट स्टोर जैसे ही वे स्टोर में घुसे, बारबेरियंस बच्चों की तरह उत्साहित हो गए। वाह, ये सब हमारा होगा, एक ने कहा। रिचर्ड ने एक नजर भी डिस्प्ले पर नहीं डाली। वह सीधे दुकान के मालिक एक बोने ड्वार्फ नेगन के पास गया। मैं अपने भाइयों के लिए इक्विपमेंट खरीदने आया हूँ। सुना है तुम्हारी दुकान में सबसे बेहतरीन हथियार मिलते हैं। नेगन ने रिचर्ड की तरफ देखा और दीवार पर लगा एक बटन दबाया। क्लिक! अचानक पूरी दीवार घूमने लगी और एक विशाल आर्सनल सामने आ गए। लांस, तलवारें और भाले। रिचर्ड ने लांस और 3 थ्रोइंग स्पीयर्स की डिमांड की। नेगन ने झट से हिसाब लगाया। 750 गोल्ड कॉइन। रिचर्ड ने सिर्फ कुछ सोने के कॉइन्स निकाले। तुम मजाक कर रहे हो? नेगन ने हंसते हुए कहा और बटन दबाने को हुआ ताकि दरवाजे बंद हो जाए। गुंथर गुस्से में आगे बढ़ी। तुम हमारे नेता का अपमान कर रहे हो? लेकिन रिचर्ड ने उसे रोक दिया। रुको। रिचर्ड ने अपनी जेब से एक लेजेंडरी वेपन निकाला, द ड्रैगन स्लेयर सोर्ड। नेगन की आंखें चौड़ी हो गईं। ये इतनी दुर्लभ तलवार तुम्हारे पास कहां से आई? वह कांपने लगा। उसे एहसास हुआ कि रिचर्ड कोई आम आदमी नहीं है। तो तुम जो चाहो उधार ले सकते हो। रिचर्ड ने तलवार वापस ली और बारबेरियंस को आदेश दिया, हर कोई एक लांस, 3 थ्रोइंग स्पीयर्स और लेदर आर्मर ले लो। नेगन इनकार नहीं कर सका और उसके कर्मचारियों ने जल्दी से सभी बारबेरियंस को हथियारों से लैस कर दिया। अब बारबेरियंस पूरी तरह सशस्त्र और उत्साहित थे। गुंथर ने आगे बढ़कर पूछा, अब क्या करेंगे? रिचर्ड ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अब हम वो जमीन लेने जा रहे हैं जो हमारे हक की है। डेंजर लर्क्स इन द शैडोज। जैसे ही रिचर्ड की सेना आगे बढ़ी, एक
अजनबी दूर से उन्हें दूरबीन से देख रहा था। गोब्लिन चीफ हैरिसन, उसके बगल में ग्नोल चीफ खड़ा था जिसकी जैकल आर्मी पास की पहाड़ियों में छिपी हुई थी। वे रिचर्ड की सेना को लूटने की योजना बना रहे थे। ग्नोल चीफ बेसब्र था। हम उन पर हमला क्यों नहीं कर रहे? लेकिन हैरिसन ने उसे रोका। अभी नहीं, इंतजार करो, जब वे और गहराई में जाएंगे तभी हमला करेंगे। रिचर्ड की रणनीति गंथर को अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। मुझे लगता है कोई हम पर नजर रख रहा है। रिचर्ड को भी संभावित हमले का अंदाजा था। उसने अपनी सेना को रुकने का आदेश दिया। रुको, सभी लोग अपने वाहनों और सामान को घेरे में रखो। रिचर्ड ने एक छोटी सी थैली निकाली और सबको एक एक गोली पिल्स दी। ये ओरिएंटल एलिक्सिर है, इसे खाने से तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी। बारबेरियंस ने तुरंत गोली खा ली, लेकिन कुछ को शक हुआ। रिचर्ड मुस्कुराया। रिलैक्स, क्या तुम्हारा बॉस तुमसे कभी झूठ बोलेगा? असल में वे पिल्स सिर्फ फूलों की गोलियां थी। रिचर्ड ने एक चाल चली थी ताकि बारबेरियंस को लगे कि उनकी शक्ति बढ़ गई है, लेकिन असली शक्ति तो लॉर्ड सिस्टम की थी जो लड़ाई में उनकी लेवल बढ़ा सकता था। गुंथर सिस्टम में इंडिपेंडेंट हीरो यूनिट के रूप में दर्ज, बाकी सब लेवल 3 स्पीयरमैन थे। रिचर्ड ने हल्के से मंत्र पढ़ते हुए एक और मैजिक पिल निकाली और बड़बड़ाया, बहुत जल्द तुम सब इसकी असली शक्ति देखोगे। द अटैक बिगिंस। दूसरी तरफ गोब्लिन्स और जैकल्स ने देखा कि बारबेरियंस रुक गए थे। ग्नोल चीफ हंसा। डर गए क्या? लेकिन गोब्लिन चीफ ने हाथ से इशारा किया। अभी नहीं, लेकिन हाँ, अब हमला करने का सही समय। चार्ज। हजारों गोब्लिन्स और जैकल्स पहाड़ी से नीचे दौड़े। बारबेरियंस पर मौत की बारिश होने वाली थी। मॉन्स्टर्स पहाड़ी से नीचे दौड़ते हैं। रिचर्ड तुरंत अपनी आर्मी को पहली बैटल के लिए तैयार होने का आदेश देता है। नल ब्लडशेड के लिए ईगर अपने फोर्सेस को पहले सबको मार डालने का निर्देश देता है। दोनों साइड्स लड़ाई के लिए तैयार हो रही। तभी रिचर्ड एक स्पीयर्स उठाकर जबरदस्त स्पीड से दुश्मन की ओर फेंकता है। स्पीयर हवा में तेजी से उड़ता हुआ हैरिसन की ओर बढ़ता है, लेकिन वह अपने आर्मर्ड आर्म से इसे आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है। स्पीयर दिशा बदलकर दूर खड़े एक गोब्लिन की स्कल चीर देता है। हैरिसन अपनी आर्मी को बताता है कि उनके ओपोनेंट्स ताकतवर तो हैं, लेकिन इतना नहीं कि उनसे डरना पड़े। वह अपनी आर्मी को याद दिलाता है कि उनकी संख्या दुश्मन से कहीं अधिक है और सभी को एक साथ अटैक करने के लिए प्रेरित करता है। रिचर्ड की आर्मी क्लियर तौर पर नंबर्स में कमजोर पड़ रही थी, जिससे बारबेरियंस का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। उनमें से एक मटस करता है कि चाहे वे कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, इतनी बड़ी आर्मी को हराना इम्पॉसिबल है। एक जैकल हमला करता है, लेकिन एक बारबेरियन उसे पंच मारकर गिरा देता है। दूसरा बारबेरियन अपने वेपन से एक जैकल के स्टमक में वार करता है। हालांकि जैकल्स हार मानने वाले नहीं थे और वे बारबेरियंस को किल करने लगे। एक विशाल गोब्लिन एक साथ कई बारबेरियंस से लड़ रहा था। रसल और एक अन्य बारबेरियन खुद को गोब्लिन्स और जैकल्स से घिरा हुआ पाते हैं। रसल अपने वेपन से जैकल्स पर वार करता है, लेकिन तभी 3 जैकल्स उस पर एक साथ अटैक कर देते हैं। इस बीच एक विशाल गोब्लिन एक बारबेरियन को एक हाथ से पकड़कर इतनी जोर से दबाता है कि उसका शरीर बर्स्ट हो जाता है। गुंथर ये सब देखकर रिचर्ड से पूछता है कि अब क्या किया जाए। रिचर्ड गुंथर से एक और स्पीयर देने को कहता है। फिर वह उस पर फ्लेमिंग स्पीयर हेड लगाकर एक ट्रोल की ओर लॉन्च करता है। स्पीयर सीधे ट्रोल को हिट करता है और उसे इंस्टेंट मार डालता है, जिससे बाकी मॉन्स्टर्स डरकर रिट्रीट करने लगते हैं। ये सक्सेसफुल अटैक रिचर्ड की आर्मी का मोरल बूस्ट कर देता है। अचानक रसल उठकर अपने ऊपर झपटे जैकल को जमीन पर पटक देता है। ठीक उसी समय नल चीफ उसके पीछे आकर उसे फेटल ब्लो देने वाला ही था कि रिचर्ड का स्पीयर उसकी बॉडी को भेद देता है। इसके तुरंत बाद रिचर्ड अपनी ड्रैगन स्लेयर सोर्ड निकालकर चिल्लाता है कि लुटेरों के लीडर्स मारे जा चुके और दुश्मन का फाइटिंग स्पिरिट टूट चुका है। वह अपनी आर्मी को इस मोमेंट का फायदा उठाकर फुल स्केल अटैक करने का आदेश देता है। रिचर्ड के शब्दों से उत्साहित होकर बारबेरियंस का जोश बढ़ जाता है और वे बैटल में हावी होने लगते। गुंथर को अब समझ आता है कि रिचर्ड शुरुआत से ही दुश्मन के लीडर्स को टारगेट कर रहा था और कैरेज पर खड़े रहने से उसे पूरे बैटलफील्ड का बेटर व्यू मिल रहा था। रिचर्ड एक पुरानी कहावत दोहराता है, बैंडिट्स को पकड़ना है तो पहले उनके लीडर को पकड़ो। अब केवल चीफ हैरिसन की आर्मी बची जो इस एम्बुश की साजिश रचने वाले थे। गोबल गुस्से में दांत भींचते हुए बारबेरियंस को लूजर्स और ऑर्डिनरी लोग कहकर उनकी बेवकूफी के परिणाम देखने को कहता है। तभी उसके शरीर से पॉइजनस ग्रीन एनर्जी निकलने लगती। यह देखकर रिचर्ड सोचता है कि यह कोई साधारण गोब्लिन नहीं बल्कि कोई चीफ लगता है। वह अनुमान लगाता है कि क्या यह एम्बुश पहले से प्लान किया गया था और गोब्लिन को इस बात का डर नहीं कि कोई और पावरफुल जाति उसे मार सकती है। गोब्लिन लीडर ठहाका लगाकर बताता है कि सबसे बड़ा खतरा तो हाई माउंटेन फोर्ट्रेस से है जो मीलों दूर पूर्व दिशा में स्थित है। यह एक इजीली डिफेंडेबल और हार्ड टू अटैक प्लेस था। इसके अलावा उसे विश्वास था कि वहां के कोबल्ट्स में इतनी हिम्मत नहीं कि वे बाहर निकलकर उसका लूट छीन सकें। रिचर्ड इस अप्रत्याशित अपॉर्चुनिटी से हैरान था। वह एक उपयुक्त टेरिटरी खोजने को लेकर चिंतित था, लेकिन अब एक स्लाई ग्रीन के साथ वह कहता है कि उसे गोब्लिन लीडर के लिए बुरा लग रहा है कि वह अपना स्पॉइल्स नहीं ले पाएगा, इसलिए वह उसे ड्रैगन स्लेयर सोर्ड तोहफे में देगा। हैरिसन तुरंत अलर्ट हो जाता है और खुद को बचाने के लिए तैयार करता है, लेकिन एक ब्लिंक ऑफ एन आई में रिचर्ड अपनी सोर्ड चलाकर उसका सिर काट देता है। बाकी गॉब्लिन्स स्टंड होकर भागने लगते हैं। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए गंथर बाकी बैंडिट्स को पकड़ने का आदेश देता है। रिचर्ड सिस्टम नोटिफिकेशंस चेक करता है और देखता है कि ज्यादातर बारबेरियंस का लेवल 3 से बढ़कर लेवल 4 हो चुका है। पास खड़े बारबेरियंस अपने न्यूफाउंड स्किल्स को महसूस करते हैं और युद्ध के लिए और भी अधिक कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं। तभी उनके लोग
दो पकड़े गए ट्रोल्स लेकर आए। घोड़े मर चुके थे तो रिचर्ड ने निर्णय लिया कि अब ये ट्रोल सप्लाईज खींचेंगे और उन्हें नए मार्शल्स घोषित कर दिया। रिचर्ड ने मैप का अध्ययन करते हुए देखा कि उनकी अगली मंजिल हाई माउंटेन फोर्ट्रेस थी। एक बड़ा ट्रोल एक कार्ट खींच रहा था जिसमें रिचर्ड बैठकर मैप पढ़ रहा था। उसने देखा कि यह ट्रोल काफी तेज था और इस गति से वे जल्दी ही हाई माउंटेन फोर्ट्रेस पहुंच जाएंगे। फिर से सिस्टम पैनल सामने आया जिसमें उसके वेरियस स्टैट्स इंक्लूडिंग वेपन्स दिखाए गए। रिचर्ड ने महसूस किया कि हर इंप्रूवमेंट के साथ उसे अपने पर्सनल एट्रीब्यूट्स के लिए बोनस पॉइंट्स मिल रहे थे। स्टोर बटन अभी भी इनएक्टिव था और उसे अपनी पूछता है कि क्या वह और स्ट्रॉन्गर होगा। खुद को एक मस्कुलर जायंट की तरह इमेजिनिंग करता है। तभी गुंथर ने बताया कि वे हाई माउंटेन फोर्ट्रेस के बेस तक पहुंच चुके हैं। रिचर्ड खड़ा हो जाता है और माउंटेन के बेस काल्म वाटर और ग्रीनरी को देखता है। वह टिप्पणी करता है कि यह जगह इतनी बुरी नहीं है। पास में साफ पानी देख कुछ बारबेरियंस कूद कर नहाने लगते हैं जिससे गंथर थोड़ा एम्बेरेस्ड महसूस करता है। दो बारबेरियंस डेड रैबिट्स लेकर आते हैं और बताते हैं कि यहाँ वाइल्ड लाइफ की अबंडेंस है और वे बड़े शिकार पर जाने का सुझाव देते हैं। रिचर्ड को लगता है कि उनकी सर्वाइवल स्किल्स इंप्रेसिव हैं। रिचर्ड ने देखा कि गंथर एक से अधिक गठबंधन जनजातियां में है जो इस हमले को बिना सजा दिए नहीं जाने देंगे, लेकिन रिचर्ड को सुनने का मन नहीं था। उसने तुरंत कोबल्ट लीडर को बांधकर हवा में लटका दी। डर के मारे कोबल्ट ने जल्दी से माफी मांगी और रिचर्ड ने उसे खोलकर छोड़ दिया। कोबल्ट ने जैसे ही भागने की कोशिश की, वह रिचर्ड को घृणा की नजरों से घूरते हुए बदला लेने की कसम खाता है। एक बारबेरियन ने टिप्पणी की कि उन्हें हाई माउंटेन फोर्ट्रेस इतनी आसानी से कैप्चर हो जाएगा, यह उम्मीद नहीं थी, लेकिन गंथर ने जवाब दिया कि कोबल्ट्स बेकार थे। रिचर्ड ने सभी को बताया कि फोर्ट्रेस स्पेशियस है, वहां व्यापक व्यू है और पानी की कोई कमी नहीं। खुला व्यू उन्हें कई मील तक देखने की सुविधा देता है। कुछ देर बाद रिचर्ड ने मैप निकाली और सभी को पहले कॉम्बैट मीटिंग के लिए बुलाया। एक पास खड़ा बारबेरियन ने पूछा कि क्या उन्हें फिर से लड़ाई की जरूरत है। रिचर्ड ने समझाया कि इतना अच्छा लोकेशन कोबल्ट्स जैसे वीक ग्रुप के कब्जे में क्यों था। इसका कोई कारण होगा, शायद आसपास और कोबल्ट ट्रूप्स मौजूद हो। रसल ने चेतावनी दी कि चूंकि उन्होंने कोबल्ट लीडर को पहले छोड़ दिया था, वह वापस रीइंफोर्समेंट लेकर आ सकता है। रिचर्ड ने जवाब दिया कि उसने सभी को हथियार और गियर से लैस करने में बहुत खर्च और इस बार वे दुश्मनों को एक एक करके नहीं ढूंढेंगे बल्कि उन्हें खुद आने देंगे। वे दुश्मनों का इंतजार करेंगे और फिर एक साथ सबको खत्म करेंगे ताकि ज्यादा मुनाफा हो। फोर्ट्रेस में सेटल होने के बाद ट्रूप ने जश्न मनाया, लेकिन गुंथर ने रिचर्ड से पूछा कि क्यों। बैंडिट अब तक कोई कदम नहीं उठा रहा जबकि इतना समय गुजर चुका था। रिचर्ड ने अपना खाना खाते हुए जवाब दिया कि वह बहुत इम्पेशेंट हो रही थी और सुझाव दिया कि उन्हें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। शांति के दिन केवल 2 दिन ही रहे और फिर रिचर्ड के आदमी ने पास के क्षेत्र में एक बड़ी आर्मी के बारे में पता चलाया। अपना मुंह पोंछते हुए रिचर्ड हल्की सी मुस्कान के साथ बोला कि अब समय आ गया था क्योंकि उनकी किस्मत उनके पास आ चुकी थी। उस रात बिनोकुलर्स का इस्तेमाल करते हुए रिचर्ड ने दुश्मन के कैंप का निरीक्षण किया और देखा कि गोब्लिन सो रहे थे। इस अवसर को जब्त करने और हाई माउंटेन फोर्ट्रेस पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने का निर्णय लिया। उसने निर्देश दिया कि केवल गंथर की स्क्वाड उसके साथ हमले में शामिल होगी जबकि बाकी बारबेरियंस और ट्रोल्स फोर्ट्रेस में रुककर उसे सुरक्षा देंगे। बारबेरियंस ने सहमति जताई और रिचर्ड ने सुझाव दिया कि काम जल्दी खत्म कर दिया जाए। जल्दी से काम खत्म करते हैं क्योंकि जब बारबेरियन सोते हुए गोब्लिन्स के टेंट्स के पास पहुंचे, गुंथर ने एक टेंट खोला और अपनी सोर्ड से अंदर सो रहे गोब्लिन को तुरंत मार डाला। शोर सुनकर बाकी गोब्लिन्स जाग गए और एक बैटल शुरू हो गया। अपनी ट्रूप्स को ऑर्गेनाइज तरीके से हिलते हुए देख रिचर्ड ने चुपचाप अपना सिस्टम पैनल खोला। सिस्टम ने उन्हें सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं दी थी बल्कि पहले वे सिर्फ सिंपल माइंडेड बारबेरियंस थे जो कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस को नहीं समझते थे। अब वे एक एलीट फोर्स बन गए थे जो इफेक्टिव बैटल फॉर्मेशंस बना सकते थे। अचानक रसल ने कुछ स्ट्रेंज महसूस किया जैसे ही जमीन में जबरदस्त कंपन होने लगा। उसे एक साइड में फेंका गया क्योंकि एक विशाल गोब्लिन जिसकी 2 हॉर्न्स थीं, ड्रैगन गोब्लिन के रूप में सामने आया। ड्रैगन गोब्लिन ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और गोब्लिन जमीन से बाहर निकलने लगे जैसे ग्राउंड हॉग। ये साइट सभी को डरा गया जिसमें रिचर्ड भी शामिल था, जिसे एहसास हुआ कि सिचुएशन ज्यादा चैलेंजिंग हो गई है। लेकिन यही नहीं था, गोब्लिन ने एक और जोरदार रोर निकाली और एक विशाल क्रीचर जो पेंगोलिन जैसा दिखता था सामने आया जो ड्रैगन गोब्लिन को अपनी पीठ पर उठाकर खड़ा कर लिया। इस जुदा क्रीचर को देखकर बारबेरियंस फिर से डर गए। पेंगोलिन पर सवार गोब्लिन ने उन्हें मूर्ख लूजर्स कहा और फिर अपनी वेपन को उनकी ओर इशारा किया और ड्रैगन्स ब्लड की पावर से उन्हें सजा देने की मांग की। गुंथर रेडी थी। उसने एक स्पीयर क्रीचर पर फेंका, लेकिन जैसे ही स्पीयर क्रीचर से टकराया वह यूजलेस हो गया। गोब्लिन ने बुरी तरह हंसते हुए उसे टोंट किया कि उसकी वीक स्पीयर उसके बीस्ट के आर्मर से मैच नहीं कर सकती। उसने उसे लूजर कहा और यह डिक्लेयर किया कि उसे जल्द ही ड्रैगन ब्लड की पावर समझ में आ जाएगी। फिर अटैक शुरू किया। जैसे ही गुंथर ने देखा कि क्रीचर उसके सामने असाधारण स्पीड से आ रहा है, संकट के बीच में रिचर्ड गुंथर के सामने दौड़ा और क्रीचर की टांग को दोनों हाथों से पकड़ लिया। क्रीचर ने रिचर्ड को डिस्डेन से देखा, इंटेंडिंग टू थ्रो हिम ऑफ, लेकिन रिचर्ड
ने चिल्लाकर गॉब्लिन को बीस्ट से गिरा दिया, जिससे वह भारी गिर पड़ा। आसपास के गॉब्लिन स्टन्ड हो गए और डर के मारे चिल्लाने लगे। रसल ने रिचर्ड की स्ट्रेंथ देखकर हैरान होकर सोचा। ड्रैगन गॉब्लिन, जो अभी भी उठने की कोशिश कर रहा था, मटर्ड कि ऐसा नहीं हो सकता। रिचर्ड ने ड्रैगन ब्लड के नोबल ब्लड का जिक्र करते हुए मुस्कुराया और सार्कास्टिकली सजेस्टेड किया कि गॉब्लिन की नोबिलिटी शायद सरेंडर कर दे। गुस्से में गॉब्लिन ने टीथ भींचते हुए अपनी वेपन उठाई और रिचर्ड पर अटैक किया, ये शपथ लेते हुए कि वह कभी हार नहीं मानेगा। रिचर्ड ने झपाक से उस अटैक को डॉज किया और गॉब्लिन के फेस पर एक पावरफुल पंच मारा। फिर भी रिचर्ड ने अपनी क्लोक ठीक की और आत्मविश्वास से चलते हुए सभी को याद दिलाया कि उसने जैसा प्रॉमिस किया था वैसे ही बैटल जल्दी खत्म किया। इस बीच जब बारबेरियंस ड्रैगन ब्लड वाले वेपन के साथ जश्न मना रहे थे, रिचर्ड ने अपने लेवल की जांच की और देखा कि उसे 175 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। इन पॉइंट्स को इस्तेमाल करने का फैसला करते हुए रिचर्ड ने उन्हें गुंथर की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एलोकेट किया। गुंथर ने रिचर्ड को बुलाया और उसे पेंगोलिन दिखाया, जिसे उन्होंने पकड़ लिया और बांध लिया। उसने इसे उसे गिफ्ट के रूप में दिया। नियर बाय कुछ बारबेरियंस ने बड़े बॉक्सेस खोले, जिनमें सिर्फ 2 सोने के सिक्के थे, जो उनकी खराब फाइनेंशियल सिचुएशन को दिखा रहे थे। रिचर्ड हंसी में बोले कि लगता है गॉब्लिन्स भी मुश्किल में हैं। गुंथर ने फिर पूछा कि हमें उस मॉन्स्टर के साथ क्या करना चाहिए। रिचर्ड ने पेंगोलिन के पोटेंशियल मीट को देखते हुए उसे सिर पर हाथ पिटा और नाम दिया विंड चेसर। उसने एक साफ शर्त रखी, अगर बीस्ट ने आदतें नहीं सुधारी तो उसे सबके लिए खाना बना दिया जाएगा। तभी रिचर्ड ने देखा कि स्टोर आइकन अब अवेलेबल था। उसने एक पुरानी नाइट स्पीयर देखी, जिसकी कीमत 800 डीएंस थी। चूंकि उसकी वॉलेट खाली थी, वह सिर्फ डिस्काउंट वाले वेपन्स ही खरीद सकता था। खरीदने के बाद एक रोशनी चमकी और नाइट स्पीयर सामने आ गई। उसे पकड़ते हुए उसने महसूस किया कि अब उसे सिस्टम के काम करने का तरीका समझ में आ रहा था। गुंथर ने पूछा कि क्या बॉस स्पेशल मैजिक भी यूज कर सकते हैं। उसी समय रिचर्ड ने पास ही कुछ मूवमेंट महसूस किया। एक बारबेरियन ने उसे बताया कि लग रहा है कि जैकल्स का एक ग्रुप रोबेरी में शामिल है। रिचर्ड ने बिनोक्यूलर से एरिया स्कैन किया और एक वेल्थी कारवान को देखा, रिमार्क करते हुए कि यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि जैकल्स इसे टारगेट कर रहे हैं। कारवान, जिसमें कार्ट्स और हॉर्सेस भरे थे, चारों ओर से घिरा हुआ था और उसके डिफेंडर्स एक फियरस अटैक के लिए तैयार हो रहे थे। गुंथर ने पूछा कि क्या हमें इंटरवीन करना चाहिए। रिचर्ड ने बताया कि यह कोई ऑर्डिनरी कैरावान नहीं है और उनकी मदद करना उनके बिजनेस के लिए फायदेमंद हो सकता है, साथ ही उनके टेरिटरी को भी एक्सपेंड कर सकता है। जैकल्स के लीडर ने डिमांड की कि सब अपनी सारी पैसे दे दें, कहते हुए कि अब वे जैकल टेरिटरी में हैं। कारवन के एक पुराने आदमी ने जवाब दिया कि वे वोया ट्रेडिंग कंपनी से हैं और चेतावनी दी कि अगर उन्हें नुकसान पहुंचा तो इंपीरियल आर्मी उनका पीछा करेगी। जैकल्स सिर्फ इस पर हंसी उड़ाते हैं और उनका लीडर स्मर्किंग कहता है कि वे बैंडिट्स हैं। क्या उन्हें लगता है कि पंपेल एम्पायर का नाम सुनकर वे डर जाएंगे। इसके बाद उसने अपने आदमियों को अटैक करने का आदेश दिया। कैरावन का एक डिफेंडर जैकल्स को रोकने की कोशिश करता है और पुराने आदमी से भागने का कहता है, लेकिन वह बच नहीं पाता। एक हमलावर ने पीछे से उसे मारा और वह गिर पड़ा, खून से सना हुआ और दया की भीख मांगते हुए कहता है कि वह पैसे दे देगा। जैकल लीडर ने कहा कि अब दया का कोई मतलब नहीं, अब कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा। अचानक एक स्पीयर हवा में उड़ते हुए लीडर के सीने में समा गई। वह खून उगलता है और सब स्टंड हो जाते हैं। रिचर्ड, जो स्पीयर फेंकने वाला था, उसने कहा कि ये बड़ी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही है। गुंथर ने तुरंत अपने बारबेरियंस को आदेश दिया कि वे जैकल्स को मार डालें। बारबेरियंस बिना किसी हेजिटेशन के चार्ज करने लगे। जैकल्स घबराए हुए थे और उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये हमलावर कौन है। रिचर्ड ने एक पेड़ के पास आराम से खड़े होकर कहा कि ये जैकल्स सिर्फ कुछ साधारण बैंडिट्स हैं और इस बार वह बस इसे देखेंगे। गुंथर ने आत्मविश्वास से अपने आदमियों को 2 ग्रुप्स में बांटने का आदेश दिया। रिचर्ड ने ध्यान से देखा कि जबकि बारबेरियन स्ट्रांग हैं, वह एक नेता के तौर पर डिसिप्लिन्ड आर्मी को ज्यादा महत्व देता है, जो उनकी भविष्य की लड़ाइयों के लिए बेहद जरूरी है। सभी जैकल्स हार गए, सिर्फ 2 बचे थे। एक ने भागने का फैसला किया, जिससे दूसरा नाराज हो गया। उसने चिल्लाते हुए पूछा कि क्या उसका साथी सच में भाग रहा था। भागने वाला जैकल बोला कि अगर उसने अब तक नहीं समझा तो रिचर्ड और बारबेरियंस ने गोब्लिन, नूल्स और जैकल्स के अलायंस को नष्ट कर दिया था। दूसरा जैकल तब समझा और चिल्लाया कि रिचर्ड, जो लेजेंडरी नोबल और लॉर्ड ऑफ द वाइल्ड के रूप में जाना जाता था, वह अचानक सामने आ गया। अब उसे उनकी मुश्किलों का एहसास हुआ और वह चिल्लाया कि वे अब बर्बाद हो गए हैं, उन्हें भाग जाना चाहिए। दोनों जैकल्स दौड़ पड़े, लेकिन अचानक जमीन से एक विंडमिल निकला और उन्हें उड़ा दिया। फिर एक मॉन्स्टर ने दोनों जैकल्स को पकड़ लिया। रिचर्ड को पूरा यकीन था कि उसकी आर्मी बाकी जैकल्स को बिना उसकी मदद के संभाल लेगी। वे अब पहले की तरह डिसऑर्गेनाइज नहीं थे। एक बारबेरियन ने आखिरी जैकल को मारा और रिचर्ड को रिपोर्ट किया। एक मर्चेंट रिचर्ड के पास आया, धन्यवाद देता हुआ, और उसे वॉरियर कहकर उसकी बहादुरी की सराहना की। साथ ही यह वादा किया कि वह उसकी वीरता की कहानी फैलाएगा। रिचर्ड ने बिनझिझक जवाब दिया कि अगर वे उसका धन्यवाद करना चाहते हैं तो इसे पैसों के रूप में करें। मर्चेंट थोड़ा चौंका। फिर एक लड़की जो लंबे सुनहरे बालों वाली थी, एक कार्ट से बाहर आई और मुस्कुराते हुए बोली कि जैसा कि उम्मीद थी, एक लालची एरिस्टोक्रेट से यही उम्मीद थी। रिचर्ड सच में दिलचस्प था।
मर्चेंट गर्ल वोया ट्रेडिंग कंपनी से बाहर आई। कार्ट से एक लड़की बाहर आती है जो अपनी पहचान एनी के रूप में पेश करती है। वह रुदो से मुड़ती है और पूछती है कि वह ठीक है या नहीं। रुदो सिर हिलाते हुए कहता है कि वह ठीक है। एनी रिचर्ड और बारबेरियंस का धन्यवाद करती है और उन्हें बचाने के लिए उनका आभार जताती है। रिचर्ड हंसते हुए यह बताते हैं कि उनके सैनिक बहादुर हैं और जैकल्स उनके लिए कोई चुनौती नहीं थी। इस बीच पास खड़े बारबेरियंस आपस में बड़बड़ाते हैं और रिचर्ड को एरोगेंट कहते हैं, ये शिकायत करते हुए कि वह कभी भी सामान्य समय में उनकी तारीफ नहीं करते। एनी रिचर्ड से कहती है कि उसके पास एक अनुरोध है। रिचर्ड पूछते हैं क्या चाहिए। एनी बताती है कि उनके कई लोग घायल या मरे हुए हैं और अब बाकी कैरावेंस के साथ उनके व्यापार को पूरा करना असंभव हो गया है। वह उम्मीद करती है कि वे रिचर्ड और उनके समूह के साथ कुछ समय रुक सकें। रिचर्ड बिना कोई सहानुभूति दिखाए जवाब देता है कि उसके एस्टेट में रुकना महंगा होगा, ये बताते हुए कि यह उसके घर में 5 सितारा होटल के जैसा जाना जाता है। एनी कहती है कि वह पैसे और हथियारों से भुगतान करने का इरादा रखती है। फिर वह रुदो से एक आइटम लाने का आदेश देती है। रुदो एक टर्क्वाइज बॉल लेकर आता है जिसमें तारे बने हुए होते हैं। रिचर्ड पूछता है कि यह क्या है और एनी बताती है कि यह एक कम्युनिकेशन क्रिस्टल है जिसका उपयोग वह अपने ट्रेडिंग हाउस से मदद के लिए संदेश भेजने में करती है। रिचर्ड पूछता है कि उनके रीइंफोर्समेंट्स कब आएंगे और एनी जवाब देती है कि यह कम से कम 3 दिन लेगा क्योंकि वे होरन से बहुत दूर हैं। चतुर रिचर्ड को अब भी यकीन है कि यह सामान्य कैरावन नहीं है और वह देखता है कि यह एक अच्छा मौका हो सकता है बहुत सारा पैसा कमाना। वह कहता है कि उन्हें साथ आना चाहिए और घोषणा करता है कि वह रिचर्ड द लॉर्ड ऑफ द हाईलैंड फोर्ट्रेस कभी भी दोस्ताना मेहमानों को वापस नहीं कर। एनी उनका धन्यवाद करती। कुछ समय बाद वे फोर्ट्रेस पहुंचते हैं। रिचर्ड देखता है कि कैरावन के सदस्य सड़क पर बिछे और घायल लोगों की देखभाल कर रहे हैं। एनी रुदो को घायल सैनिकों को एक हीलिंग पोशन देने का आदेश देती है। वह एक वायल से नीला द्रव्य एक बड़े बाल्टी में डालती। रिचर्ड यह देखकर महसूस करता है कि यह एक लेजेंडरी हीलिंग पोशन जिसे उच्च स्तरीय जादूगर ने आशीर्वाद दिया है और मध्य स्तरीय जादू से मजबूत किया है जो घावों को तुरंत ठीक कर सकता है। वह यह सोचता है कि यह पोशन उसकी पहुंच से बाहर है क्योंकि उसके पास इतना उच्च स्तर का स्टेटस नहीं है। एनी बताती है कि यह पोशन महंगा है और इस कैरावन के बारे में उसकी आशंकाएं सच साबित होती हैं। रात होते ही एनी रुदो से पूछती है कि क्या उसने सभी पीड़ितों की जांच की है। वह जवाब देता है कि उनके पास पैसे या आपूर्ति की कोई कमी नहीं है लेकिन उनकी आधी टीम घायल या मरी हुई है। एनी दुखी होती है और कई जिंदगियों के नुकसान पर शोक व्यक्त करती है। रुदो उसे सांत्वना देता है ये कहते हुए कि वे भाग्यशाली थे कि रिचर्ड ने उनकी मदद की वरना स्थिति और भी खराब हो सकती थी। एनी रुदो से पूछती है कि वह रिचर्ड के बारे में क्या सोचता है। रुदो जवाब देता है कि रिचर्ड वास्तव में एक सक्षम लॉर्ड है और जब जैकल्स ने हमला किया तब उनकी स्थिति काफी बुरी लग रही थी लेकिन फिर रिचर्ड के सैनिकों ने आकर पूरी स्थिति को पलट दिया। उसके सैनिकों ने इतनी ताकत और कौशल से लड़ा कि वे बाकी सभी से बहुत ऊपर थे। एनी पूरी तरह से सहमत होती है और मानती है कि उनका बचाव पूरी तरह से रिचर्ड और उनकी अद्वितीय सेना के कारण हुआ। रिचर्ड सोचता है कि कैरावन के सैनिकों के पास जो सामान है वह उसके 4 बारबेरियंस से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है जो अभी भी हथियारों को लेकर आपस में झगड़ रहे हैं। वह यह सोचता है कि उसने कैरावन का आर्मर बिना एक पैसा खर्च किए हासिल कर लिया और साथ ही सिस्टम से फ्रेड की बटल एक्स पुरस्कार के रूप में प्राप्त किया। एक मुस्कान के साथ वह निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसकी सेना भी अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। तभी गुंथर उसकी तरफ दौड़ते हुए आती है और बताती है कि कुछ गलत हो रहा है। रिचर्ड तुरंत समझ जाता है कि स्थिति गंभीर है और पूछता है कि क्या हो रहा है। बारबेरियंस भी उनकी बात सुनने के लिए मुड़ते हैं। गुंथर बताती है कि उसने एक बड़ी आर्म्ड ग्रुप देखी है जिसमें आधे मानव और आधे घोड़े जैसे प्राणी थे जो उनकी तरफ बढ़ रहे थे। रिचर्ड को शुरुआत में भ्रम होता है कि आधा मानव आधा घोड़ा का क्या मतलब है लेकिन जब वह बाहर देखता है तो उसे उन प्राणियों के पास घोड़े के धड़ के ऊपर मानव के सिर वाले शरीर दिखते हैं। ये सेंटोर्स हैं जो एक चांदी बालों वाली लड़की के नेतृत्व में आ रहे हैं जिसका नाम हेथर है और उसके हाथ में एक तलवार है। अचानक स्पीयर्स उनके पास आते हैं और पास ही जमीन में गिरते हैं। हेथर ने फेंके गए स्पीयर्स की ताकत महसूस की और अपने समूह को आदेश देती है कि वे आगे बढ़ते रहें। रिचर्ड जो एक स्पीयर पकड़े हुए था हैरान होता है कि वे उसकी चेतावनियों की अनदेखी कर रहे हैं। वह पूरी ताकत से एक और स्पीयर फेंकता है और बारबेरियंस भी ऐसा ही करते हैं। एक स्पीयर सीधे हेदर की तरफ बढ़ता है लेकिन वह उसे अपनी सोर्ड से काट देती है। फिर वह अपने समूह को रोकने का आदेश देती है ये महसूस करते हुए कि इस दूरी पर आगे बढ़ना बहुत खतरनाक है। हेदर एक सफेद रूमाल को अपनी तलवार में बांधती है और उसे उठाकर उसे एक आत्मसमर्पण के संकेत के रूप में लहराती है। गुंथर रिचर्ड से कहती है कि यह सेंटोर बहुत चतुर है और फिर उसे बताती है कि शायद वे आत्मसमर्पण कर रहे हैं। रिचर्ड कहता है कि शायद हमें उन्हें मिलकर देखना चाहिए लेकिन आदेश देता है कि बैरी ही महत्वपूर्ण समाचार साझा करने आए हैं। रिचर्ड बोर्ड लेता है और पूछता है कि यह क्या कहता है। यह स्वीकार करते हुए कि वह कुछ भी नहीं बना सकता है लेकिन हेदर ने समझाया कि स्थानीय लोग एक आर्मी जुटाने की योजना बना रहे थे और उन्हें यह इन्विटेशन कुछ अन्य बारबेरियंस को चेतावनी देने के लिए भेजा था। रिचर्ड के आसपास इकट्ठा हों क्योंकि हेदर यह समझाती रहती है कि हाईलैंड
फोर्ट कभी कोबल्ट्स का था, अब की एक आर्मी बन रही है। गुंथर यह बताते हुए रुक जाता है कि स्थानीय लोग हमेशा अपने विक्टर्स से नफरत करते हैं और मान लेता है कि रिचर्ड जानता है कि इसका क्या अर्थ है। रिचर्ड बोर्ड को एक हाथ से पकड़ता है और उसे टुकड़ों में क्रश कर देता है कि स्थानीय लोग हाईलैंड फोर्ट को रिक्लेम करना चाहते हैं। हेदर सिर हिलाकर पुष्टि करती है कि वह सही है और जोड़ती है कि कोबल्ट्स ने शमन्स और मैजिशियंस की मदद को भी लिस्टेड किया है, जिनकी पावर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए। रिचर्ड जवाब देना शुरू करता है, लेकिन हेदर झुकती है और घुटने टेक कर अपनी चेस्ट पर हाथ रखते हुए सम्मान का संकेत देती है, जो वह ओपनली देती है। उसका ट्राइब उन बड़ी चैलेंजेस को पहचानने में मदद करता है जिनका वह सामना करेगा। रिचर्ड पूछता है कि वे उसके बजाय उसकी मदद करने के लिए क्यों तैयार हैं, जो फोर्ट को वापस लेना चाहते हैं। हेदर बताती हैं कि गेल ट्राइब कभी ओर्क एम्पायर से संबंधित था और कभी नहीं लोकल लोगों के साथ अलायंस किया या बैंडिट्स बन गई। फिर वह अपनी ट्राइब की स्टोरी साझा करती है, जहां हर कोई फील्ड्स में काम करता था और पीसफुल लाइफ बिताता था। उसके लोग अपने गुड बिहेवियर के लिए जाने जाते थे और पोएट्री और हिस्ट्री की एक रिच कल्चर थी। कुछ पेंटर्स थे, जबकि अन्य लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे। अब वे खुद को एक पावरफुल गॉड के साथ अलाइन करने की उम्मीद करते हैं, उनके ट्राइब के ग्लोरियस डेज को रिस्टोर करें। रिचर्ड खिड़की से बाहर देखता है और टिप्पणी करता है कि गेल ट्राइब वास्तव में शामिल होना चाहता है, क्योंकि सिस्टम ने उन्हें प्राप्त कर लिया है। अनुरोध करता है कि वह हेदर की प्रोफाइल की जांच करता है, ये देखते हुए कि वह आग से डरती है और लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बोस के साथ स्किल्ड है, साथ ही एक हैवी हैमर के रूप में। वह देखता है कि ये सेंटोर्स एक डिस्टेंस से लड़ने में सक्षम है। वह हेदर और उसका नेतृत्व करता है ट्राइब को प्रॉपर्टी के लिए और हेदर को गेल ट्राइब के लीडर के रूप में पेश करता है। वह स्वीकार करता है कि उन्हें कुछ प्राप्त हुआ है। डिस्टर्बिंग न्यूज एनी पूछती है कि न्यूज को इतना टेरिबल क्या बनाता है। रिचर्ड बताते हैं कि कोबल्ट्स और हाइनास जल्द ही होंगे, उन पर फिर से वॉर की घोषणा करें। एनी जल्द ही पूछती है। रिचर्ड सोचता है कि ऐसा होगा। रिचर्ड एक पल के लिए सोचता है और फिर अनुमान है कि उनके पास एनी को सुनने के लिए ऑलमोस्ट 10 दिन है और रूडो इस बारे में चिंतित हो जाते हैं कि आगे क्या करना है। गुंथर और रसेल और अधिक फाइट्स की संभावना को लेकर एक्साइटेड हैं। हेदर ने बताया कि हालांकि लोकल लोगों ने एक आर्मी या वेरियस ट्राइब्स से बना है, उन्होंने अपने एफर्ट्स को डिवाइड करने और सोल्जर्स के लिए फूड प्रिपेयर करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड किया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट।